नमस्कार साथियों। आज जो हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम हुआ उनके बहुविकल्पीय प्रश्नों का सारे जवाब बस 5 से 10 मिनट में आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। आप लोग फिर मैच कर लीजिएगा कि कितना प्रश्न आज आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ, और 40 में से आपका परफेक्ट स्कोर कितना खड़ा हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम पहला जो प्रश्न है हमारे सामने, कुछ गद्यांश रूप में है या पैसेज के फॉर्म में है, उसको पढ़ के देख लेते हैं और फिर आगे। तो ये हमारा पैसेज है। क्या कहा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 4 तक का जवाब दें। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम ऐसे पढ़ लिए हैं। तो देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हमें नेता से, अभिनेता से, या साधु से, या युवा क्रांति से। तो किससे लेना चाहिए? युवा क्रांति से लेना चाहिए। 2 नंबर प्रश्न कहता है लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि क्या होगी। तो सिंपल आंसर है ऊंची होगी। तीसरा प्रश्न है असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है। तो मूल मंत्र है बार बार प्रयास करना चाहिए। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 3 तक हम लोग मैच कर चुके हैं। 4 देखिए, कहता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मौज मस्ती करना होगा, गप्पे सप्पे मारना होगा, सिनेमा देखना होगा, लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो ये तीनों तो समय बर्बादी का साधन है। चौथा हमारे लिए परफेक्ट है, लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अब देखिए आगे जो है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 5 से 8 तक का सही विकल्प का चयन करें। यानी इस पैसेज को आप पढ़िए और पैसेज पढ़ने के बाद आप जवाब दीजिए। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि नवीन भारत से क्या तात्पर्य है, यानी नए भारत से क्या तात्पर्य है। तो आज़ादी के पश्चात का भारत। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि कवि अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है। तो कवि अपना सब कुछ हिंदुस्तान पर कुर्बान करना चाहता है। अगला कहता है कि वीर परशु माँ से क्या तात्पर्य है। तो मातृभूमि। वीर परशु माँ से क्या तात्पर्य है? मातृभूमि, यानी वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने, सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो वो सुगंध है। आगे 9 नंबर प्रश्न देखिए, कहता रचनात्मक अद्यपि प्रकृति प्रदत्त तथा इसे किससे पोषित किया जा सकता है। तो 9 नंबर का परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा द्वारा। यानी इसका परफेक्ट आंसर आपका दोनों होगा, ए और बी दोनों। ऐसे तो लग रहा है कि एक होना चाहिए लेकिन होगा दोनों। आगे देखेंगे सर, 10 नंबर जो प्रश्न आपका है क्या कहता है कि फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो फीचर आपका जो है वो पात्र प्रधान, व्यक्ति प्रधान, समस्या प्रधान या विषय प्रधान है। ये 4 में से 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका विषय प्रधान। यानी फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है। तो विषय प्रधान विद्या मानी जाती है। 11 नंबर प्रश्न देखिए कि विज्ञान में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। विज्ञान में शब्दकोश आधारित, अंग्रेजी मिश्रित, शुद्ध हिंदी या व्यवहारिक। तो आंसर हो जाएगा व्यवहारिक। 12 नंबर प्रश्न कहता है शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है। यानी शासकीय पत्रों में से 4 में से कौन सा ऑप्शन जो है जरूरी नहीं है। तो उसके लिए ऑप्शन बी सही है। आगे का प्रश्न आपका है 13 कि अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है। तो ये तो बहुत पहले से आप लोग जान रहे होंगे कि अपने से जो छोटे होते हैं वो चिरंजीवी होते हैं। उसके लिए संबोधन शब्द क्या डालते हैं हम लोग? चिरंजीवी। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। तो वो पत्राचार है। सबसे प्राचीन कौन सा है? पत्राचार। 15 देखिए कहता है जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो प्रमुख तत्व संग्राहक और प्रतिपुष्टि, संकेतीकरण और संकेत वाचन, स्रोत संदेश और संचार माध्यम, या इनमें से सभी। तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला कहता पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सक्रिय रहता है ये बताना है। तो आर्थिक तंगी, प्रतिस्पर्धा, जिज्ञासा या संवेदना। तो आंसर सही हो जाएगा जिज्ञासा।
17 नंबर प्रश्न कहता है कि नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया था? तो नई संचार भाषा को जन्म देना विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। किसने? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला कहता है सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ था। मुद्रण मतलब छपाई का काम, तो सबसे पहले छपाई का काम चीन में शुरू हुआ था। आगे फिर है आपके सामने कि पद्यांश को पढ़कर 19 से 22 तक का जवाब दें। यानी इस तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना, तो ये आपका कविता जो बुक में दिया हुआ है उसी कविता का चंद पंक्तियां हैं, उनको पढ़ करके समझिए कि कविता किसकी है और रचना किसकी है। उन्हीं में से कुछ प्रश्न होंगे, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 19 नंबर में कहता प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता केदारनाथ हैं। आगे यानी ये बसंत कविता का है आपका। 20 नंबर देखिए क्या कहता कि किन लोगों के खाली कटोरों में बसंत उतरता है? तो भिखारियों के कटोरों में। 20 नंबर कहता है 21 नंबर प्रस्तुत पंक्तियों में किस शहर की चर्चा की गई है? यानी ऊपर जो आपका कविता है बसंत, उस बसंत में किस शहर की चर्चा की गई थी? तो वो बनारस की। 22 नंबर कहता है रोज रोज में कौन सा अलंकार है? तो रोज रोज में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी जो बार बार आता है तो वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कहता देवसेना की गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? तो बहुत इजी है, स्कंद गुप्त से। किससे लिया गया था? स्कंद। आगे कहता है सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो बहुत ही आसान है, सेल्यूकस निकोटर था। ये आगे सर देखेंगे 22 आगे सर 25 नंबर क्वेश्चन है। कहता है गीत गाने दो मुझे मैं कवि क्या रोकना चाहता है? तो वो अपनी तकलीफों अपनी वेदना को रोकना चाहता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई गई है? भ्रष्टाचार, स्वाभिमान, विश्वासघात या ईमानदारी की? तो वो तो 100% कमी देखी गई है ईमानदारी की। कहता राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी? तो वो किस द्वीप की राजकुमारी थी? हाँ, दो है, एक चित्तौड़ की, एक सिंघल द्वीप की, या रणथंभौर की, या भारत देश की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिंघल द्वीप की। यानी इसमें सिंघल द्वीप से लगा हुआ क्षेत्र होता है रणथंभौर। तो इनमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं 3 नंबर में, लेकिन सही आंसर हो जाएगा आपका 2। आगे देखिए 28 नंबर कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उसको पढ़ करके आपको 28 से 31 तक का जवाब देना है। तो उनमें देखिए कहाँ की ये पंक्तियाँ हैं। कहता प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो आप इन्हें पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ घड़ी के पुर्जे से ली गई है। आगे का प्रश्न देखेंगे। कहता बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस पर प्रहार किया है? तो बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने पुरानी परंपरा पर, रूढ़िवादियों या अंधविश्वासों। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा 4 कि कवि ने इन चारों का विरोध किया था और यही कहा है कि समय के अनुसार नए नए रूल नियम जो बनते हैं, जो हमारे पर्यावरण में परिवर्तन आते हैं, उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ चलना चाहिए। आगे कहता आप पुरानी परंपराओं को धो करके हमेशा तो नहीं चल सकते हैं, समय के अनुसार आप में परिवर्तन तो चाहिए। आगे 30 नंबर प्रश्न कह रहे हैं हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण अंधविश्वास है, या सड़ी गली मान्यता है, या नवीन सोच की अवहेलना है, या इनमें से सभी? इसका भी आंसर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। कि नवी जो सोच हमारे सामने आता है उसका हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और अंधविश्वास में जीते हैं, सड़ी गली मान्यता पर आज तक आधारित हैं। तो इन चारों कारण है। 31 नंबर कहता है कि इन पंक्तियों का अभिप्राय क्या है? यानी इन पंक्तियों का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय समय परिवर्तनशील है, यानी समय जो बदल रहा है आपका उसे स्वीकार करना, उसके साथ चलना, यानी बदलते हुए समय को दर्शाया गया है। 32 नंबर आपका है। कहता शुक्ल जी जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक के घर को देखा था? तो 32 का आपका सही हो जाएगा केदारनाथ। किसका हो जाएगा? केदारनाथ। यानी सब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, उतना टेंशन तो नहीं होना चाहिए था बच्चों को आज के खास करके एग्जाम में। तो हिंदी और वैसे ही आसान विषय होता है। आगे देखिए कहता है वार्षिकों उत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था? यानी 33 का आंसर पूछ रहा है कि अध्यापक, प्रधानाध्यापक, लेखक या बालक? तो वो बालक था, उन्हीं से प्रश्न पूछा गया था, इनाम भी उसी को दिया गया था। आगे देखिए सर कहता है कि संवदिया का क्या नाम था? यानी संवदिया जो कहानी है स्टोरी, उसमें संवदिया बना कौन था?
तो वो हरगोविंद था। वो कौन था? हरगोविंद। डिस्चार्ज हो गया कि सर? देखिए तो आगे देखेंगे सर। अगला जो सवाल है हमारे सामने 35 कि लोमड़ी का शेर के मुंह में स्वेच्छा से चले जाने का क्या कारण था? तो वो रोजगार का दफ्तर, सोच के कि लोमड़ी के ये शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, वहाँ हमें काम मिलेगा, ये सोच करके गए थे। आगे 36 देखिए, कहता एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है? एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है, इसको देखेंगे तो 36 का आंसर हो जाएगा मनुष्यों को संघर्ष। उसको नहीं होगा ना सर, तो ये कर दीजिए, कर दे। 37 का आंसर हो जाएगा, यानी 36 का हम बता चुके, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मोबाइल। 36 का आपका जो सही आंसर होगा वो 4 होगा, यानी इनमें से सभी। अब आगे हम लोग देखेंगे 37 का आंसर कि सूरदास को किसमें विश्वास था? सूरदास को किसमें? पुनर्निर्माण में विश्वास था, क्योंकि वो सारा कुछ उसका बर्बाद होने के बावजूद भी वो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहा कि हम एक बार फिर से सब कुछ नया करेंगे। अब 38 नंबर देखिए, कहता रूप सिंह के गांव का नाम क्या था? तो रूप सिंह के गांव का नाम माही था। आगे सर बढ़ेंगे और 39 क्वेश्चन देखेंगे, कहता बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक का नाम क्या था? दी तो बहुत ही आसान है, 4 था, यानी विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन था? विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका है, अपना मालवा खां उजाड़ू सभ्यता में शीर्षक की रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया? लेखक ने क्या संदेश दिया? तो ये आंसर आपका हो जाएगा पर्यावरण के प्रति लोगों में सचेतता, कि अपने किस तरह से पर्यावरण को दूषित करता है। तो अगर आप पर्यावरण का केयर नहीं करेंगे, उसका कद्र नहीं करेंगे, तो पर्यावरण भी आपका कद्र नहीं करेगा और हम लोग प्राकृतिक दुष्परिणाम के शिकार हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ों का उसमें समावेश किया गया था, समझाया गया था कि किस तरह से लोगों के साथ या उसकी वर्क एक्टिविटीज में पर्यावरण किस प्रकार से उजड़ रहा है, उन चीज़ों को बताया गया था। चलिए, हम लोगों ने बहुविकल्प जो हमारे हिंदी के थे 40 प्रश्न को हम लोगों ने हिट किए और उसका सही आंसर आप लोगों को दे दिए। आप लोग देखिए, अपना मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि 40 में से कितना आपका सही हुआ, कि 39 हुआ, 38, 37, जो भी हुआ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमें भी पता चलना चाहिए कि किन विद्यार्थी का कितना सही हुआ। तो चलिए, फिर अगला जो भी होगा उसका आंसर की लेकर आप तक पहुँचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।